चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है पूर्णांक निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। यानी कि आपको यहाँ इंटीजर्स दिए हुए हैं, पूर्णांक की दो जोड़ियाँ दी हैं, दो पूर्णांक दिए हैं। ये बोल रहे हैं किन दो का अंतर क्या होगा, आपका -5 होगा, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ये ऑप्शन की सहायता से सॉल्व होगा। तो चलिए लेते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके पास है बच्चों -2 और 7। यानी कि आपको क्या करना है, -2 में से घटाना है कितना, 7। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि जिस क्रम में ये बोल रहे हैं उसी क्रम में आपको काम करना है। पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर 5 है। तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि 7 - 2 करें, -2 में से माइनस क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, -2 -7 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन आएगा किसका, माइनस का 9 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या कर दीजिए बच्चों, प्लस कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 9। 7 और 2 कितना, 9, लेकिन माइनस का 9। तो क्या अंतर आपका -5 आया, बिल्कुल नहीं आया। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन बी की तरफ बढ़ जाएं। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ जाएं। ऑप्शन बी देखे बच्चों क्या दिया था, ऑप्शन बी आपके पास है 6 और 11। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 11 दूसरा ऑप्शन है। तो 6 में से क्या माइनस करेंगे, 11। आपको पता है 11 बड़ी संख्या है लेकिन वो माइनस की है। तो 11 - 6 होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखिए -5 आपको किस में मिल गया, ऑप्शन बी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। देखिए चलिए फिर भी सी ऑप्शन को भी चेक कर लें, आंसर तो आपका बी हो गया। अब क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं सी ऑप्शन को और देख लें। सी में क्या दिया है, 7 - 2। तो देखिए 7 में से आपको माइनस करना है -2। क्योंकि आप जानते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो रिजल्ट क्या आएगा, 9। तो इस प्रकार आपका आंसर तो पहले भी हो गया, तो हमें आगे देखना नहीं है। फिर भी हम समझ रहे हैं कि अगर माइनस माइनस आ जाता है तो क्या होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया आपको, अगला ऑप्शन दे दिया है -3 और -2। तो देखिए -3 है और उसमें से माइनस करना है आपको माइनस का 2। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब देखिए -3 बड़ा है, प्लस का 2 छोटा है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन को समझ लिया कि किससे क्या आंसर आना है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, बी। चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज, क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 104 वर्ग सेंटीमीटर है। और आधार के तदनुसार ऊंचाई, यानी कि आधार के सापेक्ष ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिधि ज्ञात करें। यदि अन्य आधार कितना दिया है आपको, 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको चीज़ों को समझ लें कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहली बात जान लें कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो बच्चों आपको बता दें, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती है, बराबर। विपरीत भुजाएं कैसी होती है, बराबर तथा समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, दोनों ही विकर्ण कैसे होते हैं, दोनों ही विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अगर हम बोलें कि इसका एक विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है, तो D1 बराबर नहीं होगा D2 के। लेकिन ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा आपसे बात करें कि अब इनने किसकी बात की, क्षेत्रफल की। इसके अलावा आपको अगर बात करें क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का बच्चों जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अगर हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार और उसके सापेक्ष ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं, आधार और उसके सापेक्ष ऊंचाई को। तो जब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार और उसके सापेक्ष ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, चलो क्या बोलते हैं भाई, आधार और उसके सापेक्ष ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए क्षेत्रफल देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, इरेज करने के बाद चलिए क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार और उसके सापेक्ष ऊंचाई यानी कि गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज ये है, तो इसका आधार अगर क्या है, बी है, इसका आधार क्या है, बी है,
और इसके सापेक्ष ऊंचाई कितनी है, इसके सापेक्ष ऊंचाई कितनी है, h है, इसके सापेक्ष ऊंचाई कितनी है, h है। तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि b इंटू एच क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। b इंटू एच क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए अब इन्होंने बोला है परिधि, तो पहले तो ये शब्द गलत है परिधि। जब भी परिधि की बात होगी तो परिधि हमेशा किस में होती है, वृत्त में होती है। परिधि कभी भी चतुर्भुज में त्रिभुज में नहीं होती है। उसको हम क्या नाम देते हैं, परिमाप। उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप। इंग्लिश में कहलाता है पेरीमीटर। क्या बोलते हैं उसको, परिमाप। ठीक है, क्या होता है वो, परिमाप। तो अगर हम परिमाप की बात करें तो मान के चलिए इसकी एक भुजा ए है, बी है और एक भुजा ए है। तो विपरीत भुजाएं कैसी होती है, समांतर चतुर्भुज की बराबर होती हैं। तो अगर ये ए है तो ये आपकी बी हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या निकलेगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या निकलेगा, चारों भुजाओं का योग। तो अगर आप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा और 2 बार बी आएगा, 2 बार ए आएगा और 2 बार बी आएगा। तो देखिए 2 बार ए कर दिया, 2 बार बी, तो इसमें से कॉमन क्या आ गया आपका 2, 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी, यानी कि दोनों भुजाओं का योग और उसका क्या करते हैं, यदि हम दुगना करते हैं तो क्या निकल आता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकल आता है। समांतर चतुर्भुज का क्या निकल आता है, परिमाप निकल आता है। तो इस प्रकार हमने देखिए परिमाप पे निकाल लिया, क्षेत्रफल हमारे पास है। अब इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार के तदनुसार ऊंचाई कितनी है, 8 है। मतलब आपको क्या दिया, आपको h दिया, कितना, 8 सेंटीमीटर। आपको h 8 दिया है, ठीक है, और उसका आधार आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। h आपको कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। h आपको कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। चलिए तो अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, b इंटू एच, बी इंटू एच, और वो कितना दिया आपको, 104 दिया है। b इंटू एच होता है, वो कितना दिया आपको, 104 दिया है। तो चलिए हमारे पास किसकी वैल्यू, h की, तो b इंटू क्या कर देंगे 8 बराबर कितना, 104। ठीक है, कितना हो जाएगा, 104। तो देखिए यहाँ से b निकल आएगा, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 दिया 24, कितना, 8 एकम 8 दिया 24। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास 13। b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आपके पास आ गई 13। अब आपने b की वैल्यू 13 निकाल ली। अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे, यदि अन्य आधार कितना है बच्चों, अन्य आधार कितना है बच्चों, अन्य आधार आपको दिया है 9, यानी कि आपको a की वैल्यू दी है। अन्य आधार का मतलब क्या है, एक और भुजा आपको दे रखी है, वो कितनी है बच्चों, ये a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो a की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो गई, b की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 13। अब परिमाप क्या होता है, 2a प्लस b। तो हम परिमाप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए परिमाप निकालते हैं। तो अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पर परिमाप निकलेगा आपका, परिमाप आपका निकलेगा 2a प्लस b, 2a प्लस b। परिमाप क्या निकलेगा, 2a प्लस b। परिमाप क्या निकलेगा, 2a प्लस b। 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू कितनी है, 13 है। b की वैल्यू कितनी है, 13। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 और 9 22। 22 का गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 44। तो 44 सेंटीमीटर आपका क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। 44 सेंटीमीटर क्या निकल आएगा आपका, परिमाप निकल आएगा। क्लियर हो गई बातें। देखिए तो अपना आंसर क्या आ गया, 44। तो हमने क्या क्या चीज़ें समझी, हमने समझा कि सबसे पहले समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो ये चतुर्भुज का एक रूप होता है। ठीक है, इसकी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। इसके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, इसकी एक चीज़ और थी आपकी, इसकी कोणों की अगर बात करें तो इसके जो कोण होते हैं, ये संगत कोण, ये संगत कोण कैसे होते हैं। अगर इसको हम नाम एक को नहीं देते, इसको नाम हम क्या देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम x, क्योंकि हम a ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसको नाम हम दे देते हैं x। कि अगर ये वाला कोण x और ये वाला कोण y है, तो जो x और y का योग होता है, संगत कोणों का योग, वो कितना होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 होता है। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा y, और ये x है अगर, तो ये भी कितना हो जाएगा x। ठीक है, विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपन को सारी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हमने परिमाप निकाला, तो परिमाप क्या निकल कर आ गया बच्चों हमारे पास,
परिमाप निकल कर आ गया 44। कितना निकल कर आ गया? 44। ये हो गया था 22। ठीक है, तो आपके पास परिमाप निकल कर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हम किस पे टिक कर देंगे? आंसर हम डी पर टिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने दो चीज़ें और सीखी, क्षेत्रफल भी जान लिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार और उसकी संगत ऊंचाई। आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज का परिमाप कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 6x² माइनस 11 में x का गुणांक है? अगर हमने आपको बताया कहीं गुणांक लिखा आया, आपने इससे पहले की जो पेपरों को सॉल्यूशन किया बच्चों, अपन इससे पहले 7 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। उन 7 पेपरों के सॉल्यूशन में अपन ने देखा कि ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन हर एक पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें गुणांक या सहगुणांक, कहीं गुणांक लिखा है या सहगुणांक लिखा है तो वो एक ही शब्द है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, दोनों एक तरह इस्तेमाल होंगे। तो जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बोला कि हमने बोला 2x² y z, क्या बोला? 2x² y z, और आपसे पूछ लिया जाए कि x² का गुणांक ज्ञात करें या सहगुणांक ज्ञात करें, x² का गुणांक ज्ञात करें या सहगुणांक ज्ञात करें। तो हमने क्या बताया था आपको पिछले पेपर में? हमने आपको बताया था जिस चीज़ का आपसे गुणांक पूछा जा रहा है बस उस चीज़ को आप उसमें से हटा दीजिए। तो x² को अगर हम इसमें से हटा देंगे तो क्या बचेगा? 2yz, यानी कि x² का गुणांक 2x² yz में x² का गुणांक क्या है? 2yz है। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको इसको इस तरीके से लिख दें, हमने लिख दिया 4xy² z³ प्लस 5x, और फिर आपसे पूछ लें कि एक जो बहुपद आपको दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया है, इस बहुपद में y² का गुणांक क्या है? इस बहुपद में y² का गुणांक आपसे पूछा है। क्या पूछा? y² का गुणांक आपसे पूछा। तो आप क्या आंसर देंगे अपना? देखिए, तो आपके देखिए इस टर्म में तो आपको y है नहीं और आपसे इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा एक पद में वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ दो पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। तो अब आपका y² कहाँ दिया है? आपका y² पहले वाले पद में। y² को हटा दीजिए, क्या बचेगा? 4xz²। तो आपने क्या निकाल दिया? y² का गुणांक या सहगुणांक निकाल दिया। कितना आ गया? 4xz²। क्लियर? चलिए यहाँ तक ये बात क्लियर। अब हमसे बात कर रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा 6x y² माइनस 11 में x का गुणांक है। तो भाई अब आप इसको x काट दीजिए, बस x हटा दीजिए, जिसका गुणांक पूछा है उसको हटा दीजिए। हटा दिया तो क्या बचेगा आपके पास? 6y²। 6y² ही क्या है? यहाँ पर x का गुणांक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ दिया है? ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। एक ड्रम कितना भरा हुआ है? 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। ठीक है, देखिए बात ये कर रहे हैं कि एक ड्रम जो है, एक ड्रम कितना भरा हुआ है? एक ड्रम जो है वो 2/3 भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ड्रम बना दें इस तरीके से और आपसे बोल दें कि इसको इक्वल 3 पार्ट में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, और ये कितना भरा है? अगर 3 इसके टोटल पार्ट है उसमें से ये 2 पार्ट भरा है, मतलब यहाँ तक ये भरा हुआ है। अगर 2/3 भरा है तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 खाली है। तो फिर क्या है? 1/3 खाली है, क्योंकि ड्रम टोटल कितना है? 1 है। तो अगर आप 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा 3 और आपका 1 2 में क्या होगा? प्लस होगा। तो ये क्या होगा? 3/3। इसका मतलब आपका क्या आंसर निकल कर आएगा? 1। मतलब ड्रम पूरा 1 है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ड्रम 2/3 भरा है तो 1/3 खाली है। तो अब ये बोल रहे हैं कि कितना पानी डालना है उसमें, या कितना, क्या बात कर रहे हैं? अधिक लीटर की आवश्यकता है। कितने अधिक लीटर की? 50 लीटर की आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं ये? अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, मतलब उसको भरने के लिए क्या 50 लीटर और डालना है। तो अब आप बताइए कि 3 टोटल क्वांटिटी थी, उसमें से 2 भरा है, तो खाली कितना है? 1। तो हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 और लीटर डालना है आपको, 1 यूनिट और डालना है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? 50 लीटर के बराबर। 1 की वैल्यू 50 लीटर के बराबर। तो आपने ड्रम की टोटल कैपेसिटी कितनी मानी? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू के लिए आप क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो 15, 5 दिए 15 हो जाएगा ये, तो 150 लीटर।
यानी कि जो ड्रम की टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 150 लीटर है। 3 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 150 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। देखिए अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट अब पेपर में कैसे करना है कि भाई उन्होंने बोला ड्रम 2/3 भरा है, क्या कर रहा है, 2/3 भरा है। ड्रम कितना भरा है, 3 में से 2 भरा है, यानी कि ड्रम में अगर 3 लीटर पानी आता है तो उसमें से 2 लीटर भरा है, तो आपको कितना और भरना है, उसको 1 लीटर और भरना है। तो हम ये कह सकते हैं, और ये बोल क्या रहे हैं, यदि ड्रम भरने के लिए अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, तो मतलब 50 लीटर ये कह रहे हैं कि ड्रम में और डाल दें तो वो भर जाएगा। और हम कह रहे हैं कि ड्रम में 3 लीटर आता है, 2 उसमें है, तो आपको कितना और डालना है, 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू किसके बराबर, 50 लीटर के बराबर। पेपर में डायग्राम नहीं बनाना है, ऐसा सिर्फ केवल समझने के लिए चीज़ है। अब आपको बात समझ में आ रही कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर, तो हमारे हिसाब से 3 यूनिट उसमें पानी आता है या 3 लीटर पानी आता है, तो 3 की वैल्यू कितनी, 150 लीटर के बराबर। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, 150। तो आप किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ऑप्शन सी पर। क्लियर। तो देखिए 16वां क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ नहीं आया, सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, तैयारी करना है जम के बस, और आपका सिलेक्शन पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, हल करें। फिर से देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखें कि देखते ही से समझ में आ रहा है, यहाँ पर 3/7 और यहाँ भी 3/7। 2 में 9 में क्या है, 3/7 और 3/7 कॉमन है। दोनों में क्या है, 3/7 और 3/7 कॉमन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया 3/2 गुणा 3/7, ठीक। और फिर आपकी किसका साइन लगा है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर क्या लिखा, 5/2 गुणा 3/7। अब दोनों में 3/7 कॉमन है, तो हमने 3/7 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। 3/7 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 3/2, और यहाँ क्या बचा, प्लस 5/2, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को। तो ये तो हो गया आपका 3/7। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ कितना बचा, माइनस का 3, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 5। तो अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, 3/7। अब देखिए 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो 5 में से क्या होगा बच्चों, 3 माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का क्या बचेगा, 2। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2/2, 2 अपॉन क्या बचा, 2, 2 क्या बचा बच्चों, 2 के बटे में क्या है, 2। तो चलिए लिख लीजिए इसको सही तरीके से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/2। ये कितनी आएगी वैल्यू, 1। और 1 का मल्टीप्लाई 3/7 से करेंगे, यानी कि 1 का गुणा 3/7 से करेंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3/7। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 3/7। ऑप्शन कौन सा है बच्चों, डी। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ए, बी तथा सी 3 संख्याएं हैं। ए, बी तथा सी क्या है, 3 संख्याएं हैं। और इन्होंने बोला कि a का 1/3 b है। a का यदि 1/3 करते हैं तो b है। c 75 है, जो कि a से 30 अधिक है, ठीक। तो b ज्ञात करें। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है वैसा वैसा आप करते चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने बोला a, b तथा c 3 संख्याएं। a का 1/3, a का कितना, 1/3 किसके बराबर है, b के बराबर। a का 1/3 b है, तो ये हो गई। फिर उन्होंने क्या बोला कि c कितना है, c 75 है, c कितना है, 75 है। फिर उन्होंने बोला जो कि a से 30 अधिक है, जो कि a से कितना है, 30 अधिक है। तो यदि हम 75 में से क्या माइनस कर दें भाई, c में से अगर हम 30 माइनस कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 45 की, नहीं बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला कि c 75 है, जो कि a से कितना, 30 अधिक है। c कितना है, 75 है, जो कि a से कितना, 30 अधिक है। तो हम क्या करेंगे भाई, c की वैल्यू 75 है, अब c a से 30 अधिक है, तो c में से यदि 30 कम कर देते हैं तो किसका मान आ जाएगा, a का मान। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 आ गई। अब आपसे पूछा क्या था, b का मान। तो थोड़ा सा देखिए आप, b किसके बराबर है, b है 1/3 a के बराबर, मतलब a का 1/3 1/3 क्या है, b है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, 1/3 किसका करना है आपको, 45 का। 45 b की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू थी, तो 3 से कितने बार कट गया, 15 बार। तो आपने देखा कितनी वैल्यू आ गई, 15। ये किसका मान आ गया, b का मान आ गया। तो b का मान कितना निकल कर आ गया, 15। और यही आपसे पूछा था, आंसर क्या हो गया आपका, a।
ये तो बात यहाँ क्लियर होगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 45, बी की वैल्यू कितनी निकाल ली 15 और सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको कितनी दी थी 75। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें, तो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि ए का सी से अंतर कितना है, तो वो ऑलरेडी आपको दिया है 30, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि ए और बी का योग कितना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लें बी और सी का योग कितना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ए बी सी तीनों निकाल लिए। सी तो हमें दिया था, ए और बी भी हमने निकाल लिए। तो इस हिसाब से हमसे कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर कर लेता है तो हम आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी है। जब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, अगर वो बोलते हैं कि भाई ए और बी का योग कितना है, ए प्लस बी आप ज्ञात करें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी 45, बी की वैल्यू कितनी 15, तो टोटल कितना हो गया भाई 60। तो ए प्लस बी अगर पूछ लेते हैं, उनका योग पूछ लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 60। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बनता है तो आप बना ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार कीजिए। विस्तार करने का मतलब क्या है, ये लिखा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए आप कुछ फॉर्मूले ध्यान रखना कि आपको विस्तार करने में हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ लें, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर आपसे पूछ लें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर आपसे क्या पूछ लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब पूछ लें, अगर क्यूब पूछ लें तो ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ये आपको a प्लस बी का होल क्यूब है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते थे, यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब कर देते तो भी आपसे पूछ सकते थे, या फिर आपको से पूछ लें a माइनस बी का होल क्यूब। अगर यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब कर देंगे फिर आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपके काम में आ सकती हैं किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप इनको भी ध्यान रखें। अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई किसका विस्तार करना है, आपको विस्तार करना है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसका आपको विस्तार करना है। तो अब ये देखिए किस पे फॉर्मूले पे जा रहा है, ये जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे जा रहा है। ये किस पे जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो अगर हम रिप्लेस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू 3x होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 2y होगी। चलिए रख देते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो बन गया 3x यानी कि 9x स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया 12xy। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4, तो 4y स्क्वायर। तो अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिया है। ऑप्शन देखिए आप 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर कहाँ दिया है, तो 9x स्क्वायर माइनस 12। देखिए ये आ गया सी ऑप्शन, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का और माइनस का 12xy। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, मतलब फॉर्मूला बेस्ड थी, विस्तार करनी थी, आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और आंसर निकाल लिया। चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला आप भी भूल गए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन था 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन था। अगर आप इसको ऐसे लिखें 3x माइनस 2y और इंटू क्या कर दें 3x माइनस 2y, तो बात एक ही है। ठीक है, 2 बार लिख दिया उसको। तो अब आप क्या करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई 3x से और 3x का मल्टीप्लाई 2y से करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, 3x का मल्टीप्लाई 3x से कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर,
3x का मल्टीप्लाई माइनस के 2y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6xy हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, माइनस के 2y का मल्टीप्लाई 3x से और माइनस के 2y का मल्टीप्लाई माइनस के 2y से। तो चलिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस का 6xy हो जाएगा, और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 2y से होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4y²। अब बस आपको क्या करना है, ऐड करना है केवल। तो ये 9x², ये 6 और ये भी 6, कितना हो जाएगा, माइनस का 12xy हो जाएगा और प्लस का 4y²। तो देखिए आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर तरीका अपन ने दूसरा लगा दिया। इनकेस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी इसको कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है। चलिए तो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको दिया है कि a इंटू ए इंटू ए, b इंटू बी इंटू बी को इस रूप में अभिव्यक्त करें। तो किस रूप में ये अभिव्यक्त हो सकता है आपको बताना है। तो देखिए a कितने बार गुणा में है, 3 बार। a इंटू ए इंटू ए, इंटू में क्या है b इंटू बी और इंटू बी। अब आप जानते हैं कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। तो ये कितना है, 3 बार हो जाएगा कि नहीं, a की घात 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, b की घात 3। इसको आप लिख सकते हैं a इंटू बी की होल घात 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर चेक कर लीजिए कौन से में दिया, आंसर आपका सी हो गया। अब आप समझ लीजिए चीज़ों को। पहली चीज़ तो यदि x की पावर m है और y की पावर n है, ये वाला तरीका नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा। आधार समान करने हैं तो आधार अगर आपको समान करने तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यदि x की पावर m है इंटू x की पावर n है, आधार समान है, आधार समान है तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि m प्लस n हो जाता है। क्लियर। एक तो हमने ये नियम लगाया इसमें, दूसरा हमने क्या नियम लगाया तो वो देख लीजिए। दूसरा नियम लगाया हमने x की पावर m इंटू y की पावर यदि m है, यदि क्या है गुणा में और घातें समान है तो ये क्या हो जाता है, x इंटू वाई की होल पावर m। देखिए यहाँ पर a की पावर 3 थी, b की पावर 3 थी, तो a इंटू बी की होल पावर क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। तो आप देखिए ये जो 20वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया आपका, a b की होल पावर 3 और ये हमारा आंसर हो गया। साथ में आप ये भी देखिए बच्चों कि ये जो 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने किया और इससे पहले जो हमने जेल प्रेरी के 7 पेपरों का सॉल्यूशन किया, सभी पेपरों में बेसिक लेवल के बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी में भी मॉडरेट तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, सारे के सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, 1-2 घंटे की अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो ये बात कन्फर्म है कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन बना ले जाएंगे और आपका एक भी नंबर गलत हो, शायद ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, समझ रहे हो, नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक पेपर सेट में जैसा क्वेश्चन दिया उसी के रिलेटिव क्वेश्चन दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, अगले डेट में भी दिए। मतलब केवल डाटा चेंज हुआ है। अगर सिंप्लीफिकेशन से वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ भी, और लगभग सेम क्वेश्चन। ज्योमेट्री से वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ भी, दूसरे पेपर में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। इसी तरीके से टाइम, डिस्टेंस, स्पीड से जो क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी करते रहिए और आपका सिलेक्शन श्योर है। चलिए तो समाप्त करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।